आप सभी विद्यार्थियों मित्रों का स्वागत है डीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास और कक्षा 12 के बच्चों के लिए अध्याय 2 है। और आपका जो अध्याय है वो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। तो आज हम सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं अध्याय 2। और इसमें भी मैं आप लोगों के लिए शुरू में मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी लाया हूँ। आप लोगों के लिए अच्छी जानकारियाँ हैं, तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें तो आपको समझ में आएगी, वीडियो अच्छी लगेगी आपको। और इस महत्वपूर्ण जानकारियां आपके एग्जाम से संबंधित हैं सभी। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो जानकारी है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, यानी जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता आई थी वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। यानी वैदिक सभ्यता आई थी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद। और वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। किनके द्वारा बनाई गई थी सभ्यता? ये आर्यों द्वारा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड था अपन पढ़ चुके हैं पहले, आप लोगों को मालूम ही है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये हड़प्पा सभ्यता थी। जो इसका कालखंड था ये उस समय ये समय चक्र था इसका। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई थी उसका काल चक्र था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का पूरी देखें, ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे बार बार। और वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक काल में चारों वेदों की रचना हुई थी। और वो 4 वेद कौन से थे? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। और आर्यों की जो भाषा थी उस समय वो थी संस्कृत भाषा थी। देखिए आगे, वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया था। कौन सा काल आया था? महाजनपद काल, वैदिक सभ्यता के बाद। और इस समय नए नगरों का विकास हुआ था, यानी नए नगर बने थे। और महाजनपद काल का जो विकास जो कालखंड था वो था 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व। ये महाजनपद काल का काल चक्र था, जो समय चक्र था। देखिए, हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए। और ये सब एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो आप पूरी देखें। देखिए, जो अगला पॉइंट है प्रिंसेप ऑफ पीदसी, इसके बारे में बात करेंगे कि प्रिंसेप ऑफ पीदसी क्या है। तो जो प्रिंसेप हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे उस समय, जिनका नाम था पूरा जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। और इन्होंने 1830 के दशक में यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। किसने निकाला था उस समय? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक अधिकारी थे और जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। कहाँ किया गया था इनका उपयोग? अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। और इसका अर्थ किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने। और जेम्स प्रिंसेप ने यह पता लगाया था उस समय कि अधिकतर सिक्कों पे लिखा था पीदसी। क्या लिखा था उसके ऊपर? पीदसी। जैसा कि ऊपर दिया गया है कि प्रिंसेप कौन है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। और प्रिदसी लिखा था। ये अधिकतर जो सिक्के थे उस पर क्या लिखा हुआ था? प्रिदसी। और प्रिदसी का मतलब क्या होता है? तो प्रिदसी मतलब देखने में सुंदर, मनोहर, मुख वाला। मुखाकृति मतलब मुख वाला राजा, यानी देखने में सुंदर हो, मनोहर हो और सुंदर मुख वाला राजा, इसका मतलब होता है पीदसी। आगे कि अशोक ने यानी सम्राट अशोक ने देवनाप्री तथा पीदसी की उपाधि धारण की थी। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि पीदसी का मतलब क्या होता है? सुंदर मुख वाला राजा। तो ये सारी बातें किसके बारे में की गई थी उस समय? सम्राट अशोक के बारे में की गई थी। और सम्राट अशोक को जो उपाधियां दी गई थी वो थी देवनाप्री तथा पीदसी। और देवनाप्री का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था, उस समय सबसे प्रसिद्ध सम्राट था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। इसके अलावा कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा है। तो ये आप लोगों को मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है।
और उसके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और अन्य जानकारियाँ। आगे हम पढ़ेंगे प्रारंभिक राज्य, यानी उसमें कौन से प्रारंभिक राज्य थे और 16 महाजनपद कौन से थे उस समय, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या माना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। उसमें बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में, यानी उस समय के जो आरंभिक ग्रंथ थे बौद्ध और जैन धर्मों के में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो 16 राज्यों का उल्लेख जो मिलता है वो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में मिलता है। और वो 16 राज्य कौन से हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो 16 महाजनपदों में से 4 जो थे उसमें गणराज्य थे, तो 12 जो थे राजतंत्र थे। यानी हमें जो जानकारी मिलती है बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में, तो उनमें से 16 जो महाजनपद थे उसमें 4 जो थे वो क्या थे, गणराज्य थे, और 12 क्या थे, राजतंत्र थे। तो उसमें जो गणराज्य थे वो कौन से थे, वो थे वज्जी, कुरु, मल्ल, सूरसेन। और जो राजतंत्र थे वो थे मगध, कंबोज, गांधार, कोसल, अवंती, वत्स, विदेह और काशी, पांचाल, चेदी, अस्मक और अंग। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि 16 महाजनपदों में से जो 4 जो गणराज्य थे और 12 क्या थे उसमें राजतंत्र थे। उसमें जो वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, अवंती, ये सभी प्रसिद्ध एवं सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। कौन गिने जाते थे, तो आपको ध्यान रखना है, वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, अवंती, ये सभी प्रसिद्ध एवं सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे उस समय। उनकी गिनती होती थी इन सभी की महत्वपूर्ण महाजनपदों में। और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन सभी गणों से संबंधित थे। और गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे उस समय। और राजतंत्र में वंश क्रमानुगत वंश परंपरा के अनुसार राजा राज्य करते थे। जैसा कि हमने पढ़ा है कि उस समय क्या था, गणराज्य कितने थे, 4 थे, और राजतंत्र कितने थे, 12 थे। तो इन सब में जो गणराज्य थे उनमें जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे, यानी जनता के चुने हुए, जो भी जनता चुनती थी जिनको अपना शासक। और राजतंत्र में क्या होता था, वंश क्रमानुगत, यानी वंश परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी राजा जो थे वो राज्य करते थे। और इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी इस काल के अंदर जो आरंभिक राज्य थे उसमें नगरों के बढ़ते, लोहे के बढ़ते प्रयोग, यानी लोहे का इसमें प्रयोग ज्यादा होने लग गया था उस समय, और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है इस काल को। और इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दी थी उस समय। तथा नियमों एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार जो शासक होता था वो क्षत्रिय वर्ण से ही होते थे, मतलब किसी और वर्ण का व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। और राजा का काम क्या होता था उस समय, किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। ये राजा का काम था उस समय। और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। और धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए थे उस समय।